आपको शक है कि फौजिया ने कुछ किया है सीमा दीदी के साथ, तो फौजिया को उठा के पूछिए। आप असलम को क्यों उठा लाए? हमने सिर्फ पूछताछ के लिए उठाया है। आपने दो और दो जोड़ दिया। मुक्ता सैयद नाम है तो असलम। मैं कह देती हूँ, मैं पुलिस स्टेशन के बाहर अनशन पे बैठ जाऊंगी। आप लोग मेरे पति को बस इस वजह से परेशान कर रहे क्यों? चाली, इसमें धर्म का कोई लेना देना नहीं, और तुम्हें तो ये समझना चाहिए कि हम तुम्हारी बहन को ढूंढने के लिए ये सब कर रहे हैं। तो फिर मेरी बहन को ढूंढिए। मैंने आपको पहले भी बताया कि सीमा दीदी के दोस्त संतोष ठाकुर है इसके पीछे। हमारे परिवार में हर कोई एक दूसरे पर इशारा कर रहा है, मालूम है ना तुम्हें? आपको जिस पे शक करना है कीजिए, जिसको जो पूछना है पूछिए, पर मेरे पति को इस बीच मत घसीटिए। सर, ये वैशाली बहुत हंगामा कर रही है, धमकी दे रही है कि अगर हमने असलम को नहीं छोड़ा तो वो बाहर अनशन पर बैठ जाएगी। चोर की दाढ़ी में तिनका। कह नहीं सकते सर, पर ये सिचुएशन मुश्किल हो सकती है। उसने सीमा के हस्बैंड यशवंत को फोन करके बुला लिया है और बाकी लोगों को भी इकट्ठा कर रही है। ठीक है, उसे बोलो 10 मिनट में असलम को पूछताछ करके छोड़ते हैं। सर। असलम, हम तुम्हें पुलिस स्टेशन क्या ले आए? तुम्हारी बीवी वैशाली ने तो हंगामा मचा दी। क्यों नहीं मचाएगी सर? क्योंकि वो अच्छी तरह जानती है कि मैं सीमा दीदी के कितना करीब था, और आप लोग बिना किसी वजह के मुझसे इस तरह पूछताछ कर रहे हैं। और एक तरफ आप कह रहे हैं कि इसके पीछे मेरी पहली बीवी फौजिया का हाथ है। सर, आपको लगता है फौजिया इतनी चालाक है कि वो एक जाल बुनेगी और सीमा दीदी उसमें फंस जाएगी? सर, ऐसा करने की हिम्मत सिर्फ उसकी हो सकती है जो सीमा दीदी के सबसे करीब हो। तुम्हारा इशारा यशवंत की तरफ या फिर सीमा के बेटे राजेश की तरफ? सर, मैं कोई नाम नहीं ले रहा, लेकिन आप खुद सोचिए, सीमा दीदी रेड शाइन होटल में एक ऐसे अजनबी इंसान से मिलने जाती है जो कि फर्जी है। मिलने की क्या वजह हो सकती है सर? आप उस वजह को ढूंढिए ना। सर, पहली बात तो यह है कि सीमा दीदी किसी पे भरोसा किए बिना उससे मिलने नहीं जा सकती। हर चीज में खुद सोच समझ के वो फैसला लेती थी। ये नम्रता वाले मामले में ही देख लीजिए आप सर। क्या दीदी ने चाचा चाची से उस हिमांशु के बारे में पता करने की कोशिश की कि ये लड़का कौन है, क्या करता है, कहाँ से आया है? नहीं सर, उन्होंने किसी से बात तक नहीं की। तो सीमा फर्जी मुख्तार सैयद से मिलने के लिए होटल रेड शाइन क्यों गई? सर, मैं तो बल्लीपुर में था और सीमा दीदी मेरी बात सुनने से रही। अरे आप वैशाली दीदी से पूछो ना, वो तो यहीं रहती है भोपाल में, या फिर राधा भाभी से। क्या ये सब मिलकर कुछ नहीं कर सकते? के साथ इनके खिलाफ भी पुलिस को कुछ नहीं मिला। पुलिस ने हर उस शख्स के फोन रिकॉर्ड्स चेक कर लिए थे जो सीमा साहू के करीब था। सीमा साहू के पति और उसके बेटे ने अखबारों में इश्तिहार दिया जिसमें सीमा साहू को ढूंढने वालों के लिए इनाम घोषित किया गया था। सर, शक के घेरे में जितने भी लोग थे सबके कॉल रिकॉर्ड्स चेक कर लिए, लेकिन किसी के भी कॉल रिकॉर्ड्स में से कुछ भी नहीं मिला है। मालती, ऐसा कैसे हो सकता है? एक भी कॉल ऐसी नहीं है जिससे ये लगे कि सीमा साहू को फंसाया जा रहा है। नहीं सर, सीमा के पति यशवंत और उसके बेटे राजेश के कॉल रिकॉर्ड्स भी चेक किए, ये सोचकर कि शायद कोई पर्सनल एंगल होगा, लेकिन किसी से भी कोई भी सुराग हाथ नहीं लगा है। तो फिर मामला है कहाँ? सीमा के पति यशवंत ने सीमा की तस्वीर अखबार में छपवाई, लेकिन सीमा का कोई अता पता नहीं, अभी तक कोई सामने नहीं आया। सर, ये हाथी चौक में मैं इतने दिन से जितने भी रिक्शे वाले और प्राइवेट टैक्सी वाले हैं सबको ये फोटो दिखा के घूम रहा हूँ, पर ये सीमा साहू किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से होटल रेड साइन तो आई नहीं है। कोई तो है जो उसे लेके आया है यहाँ। इस मुख्तार सैयद का कुछ पता चला? साहब, इस फोटो से तो कोई भी इसे पहचान नहीं रहा। आपके साइबर सेल से इसके बिना मुझ दाढ़ी वाली फोटो आने वाली थी ना, तो कल तक आ जाए। सीमा ने कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं लिया तो जरूर उसका कोई अपना ही उसे होटल रेड शाइन होटल लेकर गया, और ये सब कुछ बड़ी सोची समझी साजिश के तहत किया गया। तो ये जो भी है बहुत शातिर है, खुद तो अंदर गया नहीं और सीमा को अकेले अंदर भेज दिया। मैं थोड़ी देर में आती हूँ। हाथी चौक के आसपास कोई दुकान, एटीएम, कहीं कोई सीसीटीवी नहीं है सर, लेकिन होटल रेड शाइन के आसपास नहीं। सीमा जहाँ रहती है राठी कॉलोनी, वहाँ तो नहीं है। तो सीमा के जितने भी करीब है उनमें से किसी की भी मोबाइल लोकेशन सीमा के मोबाइल लोकेशन से मैच नहीं करती। 21 मार्च को सब लोग या तो काम में या कहीं और बिजी थे। और हिमांशु कनौजिया नम्रता का आशिक, उसकी तो बलीपुरा गाँव ही होगी। जी सर। और असलम शेख? असलम शेख अपने गांव महबूब नगर में ही था, उसका वहीं का लोकेशन आया। जैसा कि हमको पहले लगा था, अब तो ये और भी मुश्किल है कि सीमा को इतने दिनों तक बंदी बनाकर रखा गया होगा। लेकिन अगर सीमा के साथ कुछ और भी हुआ तो कहाँ हुआ, कैसे हुआ, किसने किया? सर, ये सारे परिवार वाले एक दूसरे की ओर इशारा कर रहे हैं। हो सकता है सीमा से इन सबको कोई ना कोई शिकवा रहा होगा। पॉसिबिलिटी है कि सीमा ने अपने परिवार के अलावा भी किसी और की जिंदगी में भी दखलंदाजी की होगी।
का आदमी? नहीं सर, उस बारे में मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन हमारे मोहल्ले में सीमा का सबके साथ बहुत अच्छा था। लोग बहुत इज्जत करते थे उसकी, अपनी परेशानियां लेकर आते थे उसके पास सलाह मशवरा के लिए। एक बात समझ से बाहर है कि सीमा किसी फर्जी इंसान को मिलने क्यों जाएगी? कोई तो बात थी जो उसे परेशान कर रही थी, इसलिए किसी के कहने पर वो इस फर्जी मुख्तार सैयद से मिलने अकेली गई, वो भी होटल में। नरेश नागपाल, वैशाली का पहला पति सर, वो सीमा से काफी नाराज था। सीमा तुम्हारी बहन तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है मेरे बारे में गलत अफवाह फैलाने के लिए। ये हमारे आपस का मामला है, और वो ऐसे कैसे घर छोड़ के जा सकती मेरी बेटी के साथ? नरेश, प्रिया वैशाली की भी बेटी है। अरे तो मैं भी बाप हूं उसका। मैं मानता हूं कि मैंने उसके ऊपर हाथ उठाया है, लेकिन तुम भी अच्छी तरह से जानती हो कि तुम्हारी बहन कैसी है। वो जैसी भी है, लेकिन तुम्हें कोई हक नहीं है उसे इस तरह मारने का। मुझे अब इसके साथ नहीं जाना, नहीं रह सकती मैं अब और इसके साथ। अरे वैशाली, नरेश ने वादा किया है दोबारा तुम पर हाथ नहीं उठाएगा। अरे अब तो मैं भूल चुकी हूँ दीदी, भूल चुकी हूँ कि पिछले 5 साल में ऐसे वादे इसने मुझसे कितनी बार किए हैं। हाँ, मैं भी भूल चुका हूँ कि प्रिया को घर पे अकेले छोड़ के तुम कितनी बार खैर मदद के साथ बाहर घूमने गई हो। अब मेरा मुंह मत खुलवाना। नरेश बस। वैशाली, तुम दोनों के इस झगड़े का प्रिया पर क्या असर होगा? और इसकी करतूतों का प्रिया पर बड़ा अच्छा असर पड़ेगा ना। ये मुझे प्रिया के सामने मारता है, और अब मैं ऐसे चुपचाप मार खा के नहीं रह सकती दीदी। अरे नहीं रह सकती तो सुधार लो अपनी हरकतें ना। तुम पहले अपनी हरकतें ठीक करो, मैं तुम्हारे साथ नहीं आने वाली, और ये बात तो तय है। सर, वैशाली और नरेश का डिवोर्स हुआ नहीं अभी तक, लेकिन वैशाली नरेश के पास जाना नहीं चाहती। नरेश काफी नाराज हुआ था जब सीमा ने फैसला किया था कि वैशाली अब नरेश के पास नहीं जाएगी। सीमा ने यह फैसला लिया? तुम दोनों का जो ये मामला है ना, इसे सुलझाना नामुमकिन है। और जहां तक रही बात साथ रहने की, तो बेहतर ये होगा ना कि तुम दोनों अलग ही रहो। हाँ तो चला जाऊंगा, मुझे कोई शौक नहीं उसके साथ रहने का, लेकिन जाऊंगा तो अपनी बेटी के साथ। तुम लड़ाई लड़ना चाहते हो, लड़ो, लेकिन प्रिया वैशाली के साथ ही रहेगी। तुम्हारा पक्ष कमजोर हो जाएगा नरेश, ध्यान रखना। सीमा, मेरी एक बात याद रखना, ये बहुत महंगा पड़ेगा। नरेश नागपाल सर, वही एक इंसान है जिसको मैं जानता हूँ, जिसने सीमा से नाराजगी जताई थी। हाँ सर। इस नरेश नागपाल से तो हम बात करेंगे। आप मुझे ये बताइए कि वो कौन सी बात थी जो सीमा को परेशान कर रही थी? क्योंकि इतना तो तय है, कोई ना कोई बात तो थी जिसकी वजह से सीमा किसी के कहने पर उस फर्जी मुख्तार सैयद से मिलने गई। इससे पहले सीमा उस होटल में कभी नहीं गई, हमने चेक किया। एक जवान आदमी बूढ़े के भेस में सीमा साहू से मिलता है, कहीं ये कोई हिस्ट्री शीट तो नहीं? सर, हिस्ट्री शीटर्स को तो काफ़ी खंगाला है। पिंटू खबरी ने भी काफ़ी लोगों की तलाशी ली है। इस केस में हिस्ट्री शीटर्स का इस्तेमाल तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो किसी भी तरीके की प्लानिंग की बात हमें ज़रूर पता चलती है। फिर भी पता करो, हो सकता है कोई पुराना हिस्ट्री शीटर हो। ओके सर। मालती, एक मिनट। जब हमने इस शख्स को सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज में देखा था, तब सीमा के बेटे राजेश ने सबसे पहले ये पॉइंट आउट किया था कि इसकी मूछ, दाढ़ी और विग नकली है। ध्यान से देखिए सर, इस आदमी के चेहरे पे दाढ़ी मूछ सब कुछ नकली लग रहा है। सर, ये तो कोई ढोंगी है। तो क्या राजेश को पहले से पता था कि असली नहीं, नकली? और जैसा कि हम सोच रहे हैं कि सीमा से कोई परेशान हो गया होगा, तो क्या ये परेशानी सीमा के अपने ही घर में उसके सबसे करीब थी? सीमा का बेटा राजेश, सर उससे पूछताछ करनी चाहिए। मम्मी का कुछ पता चला? सीमा साहू की मौत हो चुकी थी और उसकी मौत को छुपाने के लिए उसकी डेड बॉडी को दीवार में चुनवा दिया गया था। और सीमा की मौत का संबंध निश्चित रूप से परिवार पे उसके नियंत्रण से था। 21 मार्च को सीमा साहू को एक ऐसे जाल में फंसाया गया जो सीमा की परेशानियों का अंत करने के झूठे प्रस्ताव के रूप में उसके सामने आया। क्या सीमा की यह परेशानी उसके बेटे राजेश को लेकर थी, या ये परेशानी वैशाली के पहले पति नरेश नागपाल से जुड़ी हुई थी? तूने सीमा को धमकी दी थी नरेश कि उसे बहुत महंगा पड़ेगा,
अब बहुत महंगा पड़ेगा कहना मतलब ये थोड़ी है कि मैं उसे मार देता। मार देते मतलब सीमा मर चुकी है। अब आपको जो समझना है आप समझिए। मैं आपसे पहले ही बता चुका हूँ कि मेरा कोई लेना देना नहीं है इस चीज़ से। पर दर्द है तो सिर्फ इस बात का कि मैंने अपनी बेटी प्रिया को खो दिया, लेकिन उस चीज़ को मैं मन ही मन पी गया। अब सीमा को मार के या उसे गायब करके मैं कौन सा अपने घाव पे मरहम लगा लेता। वो तो खुद ही हताश थी। हताश क्यों? अब आपको क्या बताऊं साहब, वैशाली ने क्या हरकत की थी। प्रिया नहीं है। क्या? वैशाली, मैंने तुमसे पहले ही कहा था मैं आ रहा हूँ, फिर भी। प्रिया की फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है, कल ही पता चला था। ठीक है, मैं यही वेट करता हूँ। बाहर ही वेट कर लो, आए तो मिल लेना। एक मिनट, आप कौन होते हमारे बीच में बोलने वाले? मैं। वो मेरे पति हैं। होशंगाबाद के जिस मोहल्ले में हम रहते थे वहाँ आए दिन खबर मिलती थी कि आज वैशाली इसके साथ देखी गई, आज वैशाली उसके साथ देखी गई, और मुझे छोड़कर वो भी गई कहाँ? असलम के साथ, जो खुद शादीशुदा था। इन दोनों की शादी हुई भी थी कि नहीं किसे पता। यही बात पूछने मैं सीमा के पास गया था कि तुमने इसीलिए सपोर्ट किया था अपनी बहन का कि वो मुझसे अलग हो सके या फिर मेरी बेटी को मुझसे अलग कर दे। देखो नरेश, वैशाली असलम के साथ खुश है और असलम हमारे परिवार के लिए बहुत कुछ करता है। वो हमारी माँ से मिलने टाइम टू टाइम बलीपुर जाता है। मुकेश से भी उसकी अच्छी बनती है। राधा भाभी को भी कोई भी काम हो असलम हमेशा आगे आता है, वो सबका ख्याल रखता है। लेकिन क्या उसका पहले से शादीशुदा होना सही है? उसकी बीवी है, बच्चे हैं, फिर भी तुमने उसे वैशाली के पति के रूप में एक्सेप्ट कर लिया। मैंने कहा ना तुमसे, वैशाली असलम के साथ खुश है। उसने पहले मेरी जिंदगी उजाड़ी और तुमने उजाड़ने दी। अब वो असलम की जिंदगी उजाड़ रही है और तुम कुछ नहीं बोल रही। तो पता है तुम कितनी गलत हो। जिस आदमी को तुम अपने परिवार का हिस्सा बता रही हो ना, मेरा शौहर है वो। अरे तुम लोगों ने मिलकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। फौजिया पहले शांत हो जा। और असलम से ना मैंने नहीं कहा था जाकर वैशाली से प्यार मोहब्बत करे, ठीक है? असलम मेरा शौहर है, मेरे बच्चे का बाप, और आप लोगों ने मिलकर मेरी जिंदगी बर्बाद करने की ना साजिश की है। बद्दुआ देती हूँ आप लोगों को, जैसे मेरी जिंदगी बर्बाद हुई है ना सीमा, एक दिन तुम्हारी भी जिंदगी ऐसे ही बर्बाद होगी, देख लेना तुम। देखो नरेश, मैंने ना तुम्हारा घर उजाड़ा है और ना ही असलम का। कभी वैशाली से मैंने ये नहीं कहा कि वो तुम्हें छोड़ दे, और ना ही कभी मैंने ये कहा है उससे कि वो जाकर असलम के साथ रहे। सीमा, याद रखना, जुर्म करने वाले का साथ देने वाला भी उतना ही बड़ा गुनहगार होता है। नरेश, बस बहुत हुआ। तुम एक काम करो, जाकर वैशाली से अपनी प्रॉब्लम सुलझाओ। अरे थक गई तुम लोग की बातें सुन सुनकर। अच्छा, ये बात तुम्हें पहले सोचनी चाहिए थी। ये मेरे और वैशाली के बीच का मामला है और हमारे बीच में हमारी बेटी थी। सीमा, तुम्हें हमारे मामले में दखल देना ही नहीं चाहिए था। सर, अब सीमा को मार के या उसे गायब करके मेरी बिखरी जिंदगी तो वापस नहीं मिलने वाली ना। सीमा को दूसरों की जिंदगी में दखल देने की और बिना जरूरत के फैसला लेने की आदत थी। अब उसकी इस बात पे कोई खफा हो गया होगा, किसी को इतना गुस्सा आया होगा कि, लेकिन साहब मैं वो आदमी नहीं। ये तुम क्या कर रहे हो मुकेश? हर महीने राधा भाभी को जो पैसे भेजते हैं वही भेज रहा हूँ। और नहीं भेजोगे तो क्या वो मर जाएंगी? अरे लेकिन चंचल, हम हर महीने उनको देते हैं। हर महीने जबरदस्ती भेजते थे सीमा दीदी के कहने पर, और अब तो सीमा दीदी नहीं है। कब कल आएगी मुकेश? पैसे भेजने की कोई जरूरत नहीं है, फोन ही मत उठाओ राधा भाभी का, वो खुद ही समझ जाएंगी। मुकेश अब फोन ही नहीं उठा रहा है वैशाली। मैं मुकेश से बात करती हूँ भाभी। ये सीमा ऐसे कहाँ चली गई? मुझे क्या पता भाभी, मुझे थोड़ी बोल कर गई वो। मैं भी तो यही थी ना आप लोगों के साथ। सीमा यहाँ होती ना तो मुकेश ऐसा बर्ताव कभी नहीं करता। तो ठीक है, आप इंतजार कीजिए सीमा दीदी के वापस आने का, वहीं आकर मुकेश से बात कर लेंगे। तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो? क्योंकि आप बात ही ऐसे कर रही हो। भाभी, मैं कह रही हूँ कि मैं मुकेश से बात करती हूँ, लेकिन नहीं, आप बोल रही हो कि सीमा दीदी यहाँ होती तो ऐसा नहीं होता। आप लोगों ने ना उन्हें भगवान बनाकर ना जाने कौन से 7वें आसमान पर बिठा रखा। तुझे क्या हो गया वैशाली? मैं भी परेशान हूँ। वहाँ चाचा जी बार बार मुझे फोन करके पूछ रहे कि सीमा दीदी अब तक लौटी क्यों नहीं। ये यशवंत जीजा जी मुझसे बार बार पूछ रहे कि मुझे कुछ सीमा दीदी ने बताया था क्या। माँ भी मुझसे ही बार बार पूछ रही है। जब तक सीमा दीदी थी तब तक सब उसी को पूछते थे, अब नहीं है तब भी उसी के बारे में सवाल कर रहे हैं। बस सीमा 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 ही सब कुछ है, बाकी किसी की कोई लाइफ नहीं है। वैशाली, तेरा कुछ झगड़ा हुआ है क्या असलम के साथ? बड़ी जल्दी अकल आ गई तुझे? खाना खाने देगी चैन से मुझे? क्यों? उस कमीनी ने भी चैन से खाने नहीं दिया? अगर वो कमीनी है ना, अपनी शक्ल देख ले शीशे में जाके। वो तूने कहावत सुनी है, आसमान से गिरे खजूर पे अटके वैसी हालत हो गई मेरी। खजूर पे नहीं अटका तू, बवंडर में फंसा है। वैसे तूने सब किया किसके लिए? हाँ, उस सीमा के भाई मुकेश और उसकी पत्नी चंचल के लिए, या सीमा के बेटे राजेश के लिए, या जिस खजूर पे अटका हुआ ना उस वैशाली के लिए?
दिशा मिश्रा नाम है लड़की का, आपके बेटे राजेश के साथ कॉलेज में पढ़ती है। मैंने खुद राजेश से साफ साफ पूछा कि उसने कुछ किया है क्या। तो हमें भी आकर बता देती कि राजेश की माँ सीमा को तुम्हारा और राजेश का मिलना जुलना पसंद नहीं है। हाँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उस वजह से राजेश ने कुछ किया होगा। मैंने तो उससे ऐसे ही पूछ लिया था। यशवंत, इतनी बड़ी बात, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपको पता ही ना हो कि आपके बेटे राजेश की इस दिशा को लेके अपनी माँ से लड़ाई चल रही थी। राजेश, पुलिस मुझसे बार बार पूछ रही थी कि तुम्हारी मम्मी किस बात को लेकर परेशान है। मैंने कुछ बताया नहीं उन्हें। पापा? राजेश, सच सच बता दो, सच जानना है मुझे। सर, राजेश अपनी मम्मी के साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकता। सर, मैंने पूछा था उसे, उसने बताया मुझे उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। अब यही बात हमें आपके बेटे से पूछने दीजिए, लेकिन ये दिशा मिश्रा वाली बात आपको खुद हमें बहुत पहले बतानी चाहिए थी। अब साफ साफ बताइए, क्या आपकी पत्नी सीमा की परेशानी की वजह यही थी? अरे क्यों भाग रहे हो यहाँ से? बताना पड़ेगा तुम्हें। असलम, क्या किया तुमने? किसके कहने पे किया है? फौजिया, तुम पहले फरीद को लेकर आओ, हमारे पास बहुत वक्त है, आराम से बात कर लेंगे बाद में। तुम अभी लेके आओ पहले उसे। जाओ तुम। हाँ, थी अनबन राजेश और उसकी मम्मी के बीच दिशा को लेकर, लेकिन राजेश ऐसा कुछ नहीं कर सकता। सर, राजेश जो भी है अपनी मम्मी से, हमें शुरू से यही शक था कि सीमा का कोई करीबी ही उसे उस फर्जी मुख्तार सैयद से मिलवाने के लिए होटल रेड शाइन लेकर गया। यशवंत, क्या वो अपने बेटे राजेश के लिए वहां गई? सर, मुझे नहीं पता सीमा क्यों गई थी, लेकिन हाँ सर, वो राजेश को लेकर परेशान थी। मुझे अपनी जिंदगी में क्या करना है ये मैं खुद डिसाइड कर सकता हूँ। राजेश, अपनी आवाज नीचे करो। तो आपको अपनी आवाज उठा लेनी चाहिए थी। राजेश, तुम बस करो मम्मी, बहुत हो गया। यहाँ सब आपके गुलाम नहीं है। तेरा ना दिमाग खराब हो गया है। अरे अभी तू फर्स्ट ईयर में, पूरी जिंदगी पड़ी है तेरी। इस तरह लड़की के पीछे ना अभी पागल मत बन तू, समझा? तेरी मम्मी कौन सा तुझे उस लड़के के साथ दोस्ती तोड़ने को बोल रही है? क्या नाटक लगा रखा है? अब भी कभी शादी करनी है? 18 साल के हो तुम लोग। उस लड़की के माँ बाप क्या तुझे? उसके माँ बाप मम्मी की तरह नहीं है, जिन्हें लगता है कि सिर्फ वो ही सबकी जिंदगी के फैसले ले सकती है। अगर तू अपनी भलाई सोच सकता ना, तो आज अपने माँ बाप के बारे में ना ये बात नहीं करता। माँ बाप नहीं मम्मी, सिर्फ माँ। मैं पापा के बारे में कभी ऐसा नहीं बोल सकता, क्योंकि वो कभी दूसरे की जिंदगी में दखल नहीं देते। तुम देती हो, मैंने देखा है। तुम सबके साथ बुरा बर्ताव करती हो। किस तरह वैशाली मौसी और मुकेश मामा को तुम नीचा दिखाती हो। तुम खुद को भगवान मानती हो। बस राधा चाची तुमसे वफादार है, क्योंकि तुम उन पर तरस खाती हो, वरना कोई तुम्हारी दिल से इज्जत नहीं करता, क्योंकि तुम खुद को भगवान मानकर सबकी जिंदगियों के फैसले लेती हो। लेकिन तुम मेरी जिंदगी की भगवान नहीं बन सकती, और मेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं। जाओ दूसरों की जिंदगी पर राज करो। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी के फैसला का मोहताज नहीं बना सकता। हाँ सर, मेरी माँ स्वभाव की स्ट्रांग थी, वो सबकी जिंदगी के फैसले लेती थी। जरूरत ना पड़ने पर भी वो दूसरे की जिंदगी में दखल देती थी। ये आदमी कौन है राजेश? मुझे नहीं पता। सबसे पहले तुम ही ने पॉइंट आउट किया था कि मुख्तार सैयद की दाढ़ी मूछें नकली है। मैंने नोटिस किया था, कोई भी कर सकता है। राजेश, तुम और तुम्हारी गर्लफ्रेंड दिशा पहले से हमारे शक के घेरे में। सर, दिशा का इन सबसे कोई लेना देना नहीं है। तो फिर किसका लेना देना है? तुम्हारा? राजेश ने किया ये। राजेश को पुलिस कस्टडी में ले चुकी है, लेकिन उसने अब तक कुछ बताया नहीं। The number you have called is currently switched off. आप लोग मुझसे सवाल कर रहे थे ना कि मैंने सीमा दीदी के साथ में क्या किया है। अब देखा किसने अपना गुस्सा निकाला है। वैसे क्या जरूरत थी सीमा दीदी को हर किसी के फैसले लेने की? क्या हर कोई अपने फैसले खुद नहीं ले सकता था? उनके अपने घर में बगावत चल रही थी। अगर सीमा दीदी के साथ में राजेश ने ऐसा कुछ किया भी है ना, माँ बाबा, उसका कसूरवार कोई और नहीं, आप सभी लोग हैं। आप सभी ने सीमा दीदी के इतने पर लगा दिए थे, उन्हें विश्वास दिलाया कि वो ही सबके सही गलत के फैसले ले सकती है। उन्हें इतना सर पे चढ़ा लिया था कि वो खुद को भगवान मानने लगी थी। ना मैं ये जानता हूँ कि ये मुख्तार सैयद कौन है, और ना मैं ये जानता हूँ
कि ये आदमी कौन है। तो फिर कौन जानता है राजेश? किसने तुम्हारी मदद की थी 21 मार्च को दोपहर 12 बजे तुम्हारी माँ को होटल रेड सैंड ले जाने में? सब कुछ पहले से तय था ना कि कोई तुम्हारी माँ को बोलेगा कि होटल रेड सैंड जाना है और मुख्तार सैयद से मिलना। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी माँ की मदद करेगा, जिससे तुम अपनी गर्लफ्रेंड दिशा से दूर हो जाओगे और अपनी माँ के आज्ञाकारी बेटे बन जाओगे। ये जो बुरी ताकतें हैं सीमा, हमें उन पर काबू पाना है। जो तुम्हारे मंसूबे पर बुरी नजर डाल रहे हैं, उन बुरी नजरों को हमें दूर करना है। लो, क्या इससे वो सारी बुरी शक्तियां खत्म हो जाएंगी जो आसपास मंडरा रही हैं? ये सब कुछ साफ कर देगा सीमा, सब कुछ, सभी बुरी शक्तियों को नष्ट कर देगा ये। ये तावीज मैं अपने बेटे को दूंगी ना, तो वो इसे कभी नहीं पहनेगा। वो मुझसे नाराज है, वो मेरी बात नहीं मानेगा। उसे लगता है कि मैं उसकी दुश्मन हूं। ये उसे पहनने के लिए मत बोलना, उसके बैग में एक छोटा सा पॉकेट बनाकर उसमें रख देना। ये अपना काम करना शुरू कर देगा और धीरे धीरे वो संभल जाएगा। मेरी किसी ने मदद नहीं की सर, किसी ने भी नहीं। हाँ, मैं बात नहीं कर रहा था मम्मी से, नाराज था मैं उनसे, लेकिन मैंने नहीं मारा उनको। मारा? मतलब हमारा शक सही था, उनकी मौत हो चुकी? सर 2 हफ्तों से ज्यादा हो गए। मम्मी खुद से घर से जाने वालों में से नहीं है। क्यों जाती वो? इतना पावर था उनके पास, सब उनके इशारों पे चलते थे। राजेश, तुम्हारी माँ तुम्हारे परिवार की ताकत थी, जो दूसरों के दुख दर्द में उनका साथ देती थी, दूसरों की मुश्किलों को हल करती थी, दूसरों के फैसले लेती थी। हाँ, हो सकता है कुछ फैसले उन्होंने गलत लिए, पर इससे किसी को उनको मारने का हक नहीं मिल जाता। मैंने नहीं मारा अपनी मम्मी को, नहीं मारा है मैंने। हो सकता है मेरी वजह से वो बहुत तकलीफ में थी, मेरी कोई बात बहुत ज्यादा बुरी लगी होगी उन्हें, लेकिन मैं क्यों मारूंगा अपनी मम्मी को? 21 मार्च को होटल रेड शाइन कौन ले गया था उन्हें? घर का ही कोई आदमी था जो तुम्हारी मदद कर रहा था। 21 मार्च को सुबह 8 बजे असलम शेख ने फोन किया था तुम्हारी मम्मी को। तुमने 21 मार्च की सुबह सीमा से बात की, जिस दिन वो लापता हुई। जी जी जी, बात की थी हमने। राजेश, क्या वो आदमी असलम शेख था? मुझे नहीं पता, मैंने नहीं मारा अपनी मम्मी को सर। आई रियली मिस सर। इस मामले में एक और चौंका देने वाली बात सामने आई। असलम शेख भी अब लापता हो गया था। मैं खुद असलम को फोन लगा रही हूँ, कल से उसका फोन बंद आ रहा है। कहाँ भाग गया वो? उधर हम राजेश तक पहुंचते हैं और इधर असलम भाग जाता है। मुझे भी नहीं पता, मैं खुद उस तक पहुंचने की कोशिश कर रही हूँ। उसका छोटा भाई शमशेर भी नहीं जानता कि असलम चला कहाँ गया है। सर आप क्या ढूंढ रहे हैं सर? अंदर के कबाड़ भी खाली है, लगता है दोनों भाग गए, असलम और फौजिया। कहाँ गए दोनों? सर नहीं पता सर, महबूब नगर में अम्मी अब्बू को भी फोन किया था सर, वहाँ पे भी नहीं है। देख, इतना तो साफ है कि ये सब कुछ असलम का किया जा रहा है। अगर जल्द हाथ नहीं लगा ना, बुरा फंसेगा। अब ये बात पूरे परिवार को पता चल चुकी थी कि सीमा के साथ हुई इस वारदात में असलम शेख का ही हाथ था। और उनके लिए और भी चौंकाने वाली बात यह थी कि सीमा का बेटा राजेश खुद एक संदिग्ध था। शायद अपनी मां को फंसाने की साजिश में असलम शेख से मिला हुआ था। सीमा को पहले जाल में फंसाना, फिर उसकी हत्या कर देना, ये साजिश अब साफ होती जा रही थी। लेकिन असलम तक पहुंच पाना और ये साबित कर पाना कि इसमें राजेश का भी हाथ है, अब भी बहुत मुश्किल नजर आ रहा था। क्या सच में राजेश का अपनी मां की हत्या में हाथ था? बड़ी थी वो, तुम सबसे बड़ी। तुम्हारे पापा के गुजर जाने के बाद मैं बिल्कुल टूट गई थी। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी सारी जिम्मेदारियां मैं कैसे संभालूंगी। तब सीमा ने आगे बढ़कर सब कुछ संभाला था। वो भी कह सकती थी
कि उसका अपना परिवार है जिसे उसको संभालना है। ये परेशानियां, ये जिम्मेदारियां उसकी नहीं है, पर उसने जो किया सिर्फ तुम लोगों के लिए किया, एक हक के साथ कि ये परिवार उसका है। असलम शेख को हर जगह ढूंढा जा रहा था और सीमा के बेटे राजेश से बार बार कड़ी पूछताछ हो रही थी, लेकिन राजेश अपने बयान से हिलने को तैयार नहीं था। वो ये मानने को तैयार नहीं था कि उसकी मां की हत्या में उसका कोई हाथ है, और सच्चाई भी यही थी कि राजेश का अपनी मां को फंसाने और उसकी हत्या में कोई हाथ नहीं था। सर ये असलम शेख जहां भी जा सकता है, दोस्त रिश्तेदार उन सबके घर के आसपास खबरियों को तैनात कर दिया। और अभी तक उसका कुछ पता नहीं चला? नहीं सर। दिनेश, ऐसे कहाँ गायब हो गया वो? सर मुझे लगता है कि असलम को पता चल गया था कि हम इस केस को सुलझाने के काफी करीब आ चुके। सर, राजेश से 15वीं बार पूछताछ कर चुके हैं। वो अपने बयान पर डटा हुआ है और उसके खिलाफ हमें कोई सबूत भी नहीं मिला है। सर आई फील राजेश इस केस में इन्वॉल्व नहीं है। क्यों? सर इतना तो पक्का हो गया कि असलम शेख इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन असलम राजेश के लिए ये सब क्यों करेगा? सर आई मीन असलम को कोई तो फायदा होना चाहिए। राजेश असलम को ऐसे क्या दे सकता है कि असलम राजेश के लिए ये करे? अगर फायदे की बात है तो फिर मुकेश हो सकता है। उसकी पुश्तैनी घर और जमीन सीमा उसे बेचने नहीं दे रही थी। अब इस मुकेश को और कितना तोड़े के सच बोल दे। यहाँ तो जितने भी लोग हमारे शक के दायरे में हैं, सबके सब इतने कॉन्फिडेंट हैं कि इनकी हरकत कभी पकड़ी नहीं जाएगी। मुझे लगता है हमें असलम तक पहुंचना होगा। एक असलम ही है जो हमें मकसद और मास्टरमाइंड के बारे में बता सकता है। पिंटू है। हाँ पिंटू बोल। सर मैं भोजपुर में हूँ। असलम के भाई शमशेर का पीछा कर रहा था कि अगर असलम इन्वॉल्व होगा तो शमशेर कुछ जानता होगा। साहब खजाना हाथ लगाए। क्या हाथ लगाए? मुख्तार सैयद साहब, वो फर्जी आदमी शमशेर का दोस्त निकला। यहाँ पर है, शोएब मिर्जा नाम है उसका। आप जल्दी पहुंचे। एक तरफ पुलिस शोएब मिर्जा को उठाने निकली जो मुख्तार सैयद होने का ढोंग रचा रहा था, और दूसरी तरफ पुलिस ने असलम शेख के छोटे भाई शमशेर को उठाया। आइए साहब, ये वाला सामने वाला घर। सही निशाना लगा है पिंटू, यही अपना आदमी है। चल ले चलो इसे। सर सर माशाअल्लाह, सही लग रहे हो शोएब। शुक्रिया असलम मियां। मस्त, एकदम मस्त एक्टर हो गया तू।